नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों के हल प्रश्न पत्र। ये पिछले वर्षों में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके कलेक्शन को लेकर आए हैं। 38वीं से लेकर 67वीं जो दोबारा परीक्षा हुआ था उसका टोटल क्वेश्चन लेकर आए हैं। उसमें से आज विषय वाइज करेंगे, जिसमें से प्राचीन भारत के क्वेश्चन को देखेंगे। यानी कि 1992 से 2022 तक का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका टोटल क्वेश्चन लेकर आएंगे वीडियो बाय वीडियो। आज उसमें हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के क्वेश्चन को। इस वीडियो में आपको टोटल 126 क्वेश्चन मिलेंगे जो 1992 से 2022 तक रिपीट हुए हैं या पूछे गए हैं। इनमें से बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी हुए हैं, इसलिए ये वीडियो आपको देखना ज़रूरी हो जाता है। ये वीडियो आप देखिएगा तो आपको मैं आशा दिलाता हूँ कि कम से कम 5 क्वेश्चन तो ज़रूर रिपीट होगा और इसके डिस्क्रिप्शन से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। आइए हम लोग वीडियो को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है अंजीरा से, दम सदात से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। इसका सही आंसर है मेहरगढ़ से। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि यदि आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको बीपीएससी में देखने को मिलेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लौहरा देव है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी का साक्ष्य मिले हैं माना जाता था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। इसका सही आंसर है ताम्रपाषाण युग। ये 44वीं बीपीएससी में पूछा गया था। आइए इसको डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन है लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाल। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा काल में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेते थे। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आदि ऐतिहासिक काल।
ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना जा गया है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन है पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है पक्की ईंट से बनी इमारत। ये क्वेश्चन 63वीं बीपीएससी में पूछा गया था। आइए इसके डिस्कशन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे का एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन है सिकंदरिया, लोथल, महास्थानागढ़, नागपट्टनम। इसका सही आंसर है लोथल। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? इसके ऑप्शन है लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी। इसका सही आंसर है लोथल। ये 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था, जो कि जस्ट पहले एग्ज़ाम हुआ है और आप 68वीं की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। इसका सही आंसर है बी बनावली। ये क्वेश्चन 60वीं से 62वीं में पूछा गया था। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते के खेतों के निशान मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। और ये 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। इसका सही आंसर है कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते के खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति मिली है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, बी.ए. स्मिथ। तो इसका सही आंसर है बी.ए. स्मिथ। बी.ए. स्मिथ हड़प्पा से संबंधित नहीं थे। आइए इसके डिसीजन को देखते हैं। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 से 27 से 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टील, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इन सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद तथा कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 11, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शंस है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी है मध्य एशिया तथा तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। ऑप्शन सी है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं
उन्हें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगज कोई, जिसे एशिया माइनर के नाम से जाना जाता था, बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नाथ से देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे होंगे। आइए प्रश्न 12 देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? आपके ऑप्शन है आपके ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुशनी। इसका सही आंसर है परुशनी नदी। दशराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परुशनी नदी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुह, यदु, पुरु, तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 9वां मंडल। ये क्वेश्चन 42वीं बीपीएससी में पूछा गया था। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 9वां मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन है इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। इसका सही आंसर है सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। ये क्वेश्चन 40वीं बीपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। ये 39वीं बीपीएससी में पूछा गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है योग, न्याय, सांख्य, वैशेषिक। इसका सही जवाब है डी, वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। और ये क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है, जो जस्ट 67वीं के पहले हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। एक क्वेश्चन 42वें में पूछा गया है, 47वें में पूछा गया है, 53वीं से 55वीं में पूछा गया है। यानी इसके महत्व को आप समझ सकते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं तो आप कहीं न कहीं इससे आप 5 से 7 क्वेश्चन जरूर आप बना पाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, तो आप क्या पता आपका कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए। इसीलिए आप प्राचीन भारत के सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। आगे आने वाली वीडियो में इसके बाद मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, उसके बाद भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी वगैरह सभी वीडियो हम लोग लाएंगे। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? और इसका सही जवाब है कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी की पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्मतिथि अपने पुस्तकों में अंकित किया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। महावीर स्वामी की सही जन्मतिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है,
क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? ऑप्शन है राजगीर, सांची, पावापुरी, समस्तीपुर। इसका सही आंसर है पावापुरी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो बज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन है जमाली, योसूद, विपिन, प्रभास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जमाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक एक नए संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य, जिन्हें गंधर कहा जाता है, निम्न प्रकार थे। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों भाई थे। आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्यपुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय तथा प्रभास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन है 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। इसका सही आंसर है 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन है लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सारनाथ। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार आरंभ किया। उरुवेला से सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारणों, दुख का अंत, उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ऑप्शन है लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, कपिलवस्तु। आप इस क्वेश्चन को भी देखिए, ये 47वें बीपीएससी में पूछा गया है। उसके बाद 53वें से 55वें में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर है कुशीनगर। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कोसल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कोसल राज्य में हुआ। कोसल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पाव पहुँचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे भी कुशीनारा पहुँचे, जो मलगन राज्य की राजधानी थी कुशीनारा, वहीं पहुँचे। उन्होंने 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया।
बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन है जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध। ये 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है बौद्ध। त्रिपिटक बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के वचन इसमें हैं। और अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण यानी सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। आप ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कहा गया है और जैन धर्म में त्रिरत्न बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन है अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है आत्मदमन। बौद्ध धर्म में अहिंसा, बौद्ध तथा जैन दोनों में अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये तीनों समान है, लेकिन आत्मदमन दोनों में समान नहीं है। गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। 26 बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। ऑप्शन है तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। इसका सही आंसर है पंचम। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का है। एक क्वेश्चन 48वीं से 52वीं बीपीएससी में पूछा गया है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हेन सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इसे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व बर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ऑप्शन है आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। इसका सही आंसर है आजीविकों ने। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28 आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन है आनंद, राहुलोभद्र, मखली गोसाल, उपाली। इसका सही आंसर है मखली गोसाल। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संस्कार की प्रत्येक वस्तु भाग द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। क्वेश्चन नंबर 29 पाटलिपुत्र के संस्थापक थे।
ऑप्शन है उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मनंद। इसका सही आंसर है उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 30, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन, कनिष्क। इसका सही आंसर है उदयन। हर्यक वंशीय शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगिरी से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की। आइए 31वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? ऑप्शन है शिशुनाग, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु, डी उदयन। इसका सही आंसर है उदयन। मगध नरेश उदयन के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। उसने राजगिरी से इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन है मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। इसका सही आंसर है लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी बज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 33, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी या चंपा। इसका सही आंसर है राजगिरी, जिसे गिरिब्रज भी कहा जाता था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु नामक मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। क्वेश्चन नंबर 34, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन है मौर्य, हर्यक, नंद, गुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हर्यक। मगध का शासक अजातशत्रु, इसका शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन, कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न था, ने कर दी। क्वेश्चन नंबर 35, सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? इसके ऑप्शन है विलियम जोन्स, बी.एस. स्मिथ, आर.के. मुखर्जी, डी.आर. भंडारकर। इसके सही आंसर है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने ही चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोट्स से की थी। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स और सिकंदर महार की भेंट का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन है ए कनिंगम, ए.एच. दानी, ब्यूलर, जेम्स प्रिंसेप। इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था और 48वीं से 52वीं बीपीएससी में पूछा गया है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों, जो ब्राह्मी लिपि में था, का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनाम प्रिय की पहचान सिंहल के राजा तीस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों दीप वंश तथा महावंश में उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई थी। अंततः वर्ष 1915 में मास्की से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं,
मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याकस, आनेसिक्रियस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनी थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज नाम का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इंडिका का लेखक कौन था? ऑप्शन है विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डायमेचस, प्लिनी। इसका सही आंसर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज दूत था। ऑप्शन है सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, यूनानियों का। इसका सही आंसर है सेल्यूकस का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व यह अराकोसिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो भी कुछ देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ से में लिपिबद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 40 है, अंतिम मौर्य सम्राट था। ऑप्शन है जालौक, अवंती वर्मा, नंदीवर्धन, बृहद्रथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बृहद्रथ। एक क्वेश्चन 48 से 52वीं बीपीएससी में पूछा गया है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? ऑप्शन है जूनागढ़, भितरी, नासिक, सांची। इसका सही आंसर है जूनागढ़। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन के प्रति भारी झुकाव था? ऑप्शन है दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल, हुविस्क। इसका सही आंसर है खारवेल। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है, तो इसीलिए इसका डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप इसे सुनते जाइए। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, रटभोजक वंश से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक क्वेश्चन 60 से 62वीं बीपीएससी में पूछा गया है। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश ही पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुफा अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क, समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त।
इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन पर्याप्त प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन थे। क्वेश्चन नंबर 45, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था कौन थे? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी रामगुप्त। इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह पराजित हुए। यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता खुशनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती भूमि। ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिना जोती जंगली भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता था। ये क्वेश्चन 60 से 62 पेज में पूछा गया है। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती नहीं की गई हो अपरहत भूमि कहलाया जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। क्वेश्चन नंबर 47, चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। ये कब की थी? तो इसका सही आंसर है 515 से 520 ईस्वी के बीच चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री सुंग यून 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। क्वेश्चन नंबर 48 है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? इसका ऑप्शन है फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, तारानाथ। तो इसका सही आंसर है ह्वेनसांग। इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। हर्षवर्धन में यदि अंग्रेजी में लिखेंगे तो एच से शुरू होगा, ह्वेनसांग का भी लिखेंगे तो एच से शुरू होगा, तो आप याद रखिएगा एच, तो आपको याद रह जाएगा। हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग आया था। फाहियान आया था गुप्त काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन के समय की सर्वमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे CU कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजतरंगिणी। इसका सही आंसर है राजतरंगिणी। कल्हन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कल्हन ने जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, उदयपुर शिक्षा के निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? इसका ऑप्शन है बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है बिहार। उदयपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। उदयपुर, या जिसे उदयपुरी भी कहा जाता है, ये आज कल के बिहार शरीफ के आसपास का जगह था। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव, हरिदेव। इसका सही आंसर है नान्यदेव। कर्नाटक वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया।
कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 1325 ईस्वी मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है हरि सिंह, राम सिंह, मती सिंह, श्याम सिंह। इसका सही आंसर है हरि सिंह। कर्नाटक वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत की हुई थी? इसका सही आंसर है धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अंबष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र को ही अस्पृश्य माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगिरी। इसका सही आंसर है कश्मीर। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के पश्चात राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य साबकमीर थे। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। इसके ऑप्शन है वसुमित्र, महाकश्यप, संगरज, परशोक। इसका सही आंसर है महाकश्यप। एक क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ऑप्शन है राजगिरी, गया, पाटलिपुत्र, वैशाली। इसका सही आंसर है राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 57 है, बुद्ध के जीवन काल की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। तो आइए इसका मिलाते हैं। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति इनका बोध गया में हुआ है। प्रथम प्रवचन सारनाथ में। निधन कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ। बोध गया में बैसाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपत्तन में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। साथियों, आपको एक बात बता दें कि जो बैसाख पूर्णिमा है उसे बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बैसाख के पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ था, उनका ज्ञान प्राप्ति भी हुआ था और उन्होंने बैसाख पूर्णिमा को ही उपदेश दिया था और बैसाख पूर्णिमा को ही उनका निधन हुआ था। इसलिए बौद्ध धर्म में बैसाख पूर्णिमा का बहुत बड़ा ही महत्व है। क्वेश्चन नंबर 58, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन है महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सिमधर स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी। इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध। एक क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में कुछ एकदम आसान क्वेश्चन रहते हैं, कुछ मॉडरेट और कुछ हार्ड। तो एकदम आसान क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन 59, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था वहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया है। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात
35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी पूर्व में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बना। क्वेश्चन नंबर 60 है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष। इसका सही आंसर है कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इसका सही आंसर है वैशाली। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं बज्जी तथा मल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। बज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। इसका सही आंसर है अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। ये 16 हैं अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। जनबसव सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर 63, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। इसका सही आंसर है गुप्त। गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा एक विशाल बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़गांव गांव में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त, बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। इसमें टोटल कुल 126 क्वेश्चन है, जिसका हम लोग आधा देख चुके हैं, यानी 63 क्वेश्चन देख चुके हैं और आधा बाकी है। साथियों, ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप धैर्यपूर्वक इसके पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कम से कम इससे 5 से 7 क्वेश्चन जरूर आएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन ही नहीं, इसके जो आप डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप देखिएगा जब एग्ज़ाम दीजिएगा 68वीं का, तो आपको इससे क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। इसलिए ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, रसायन विज्ञान। इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म दर्शन। यह बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था। क्वेश्चन नंबर 65 है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? अब देखिए, एक क्वेश्चन जो है ये गलती से ही इसमें दे दिया गया, जबकि ये मध्यकालीन भारत का है। फिर भी इसको देखते हैं। इसका सही आंसर है सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन
मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी। पहला, पदाधिकारी का वरीयता क्रम, दूसरा वेतनमान, तीसरा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नकद या जागीर प्रदान की जाती थी। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को। इसमें कथन और कारण है। कथन है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। इसका कारण है, महावीर को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। ये दोनों कथन सही है, लेकिन कथन सही व्याख्या नहीं करता है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद जरूर हो गया था, लेकिन महाविहार का जो पतन हुआ है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के पश्चात हुआ है। नालंदा में एक विशाल विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? इसका सही आंसर है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। क्वेश्चन नंबर 68 है, मगध की राजधानी कौन थी? तो इसके ऑप्शन के हिसाब से इसमें 2 आंसर होगा, पाटलिपुत्र और गिरिब्रज, इसलिए इसका आंसर नहीं दिया है। यही यदि आज के समय में क्वेश्चन रहता तो इसका ऑप्शन ई होता। दिए गए विकल्पों में 2 विकल्प ए और सी सही है। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। बाद में उदय ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा अंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई। मगध महाजनपद की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी और ये क्वेश्चन 66वें बीपीएससी में पूछा गया था, इसीलिए इसका आंसर ई है। क्वेश्चन नंबर 70, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इसका सही आंसर है मौर्य वंश। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई था। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया, दूसरा पंडुक, तीसरा पंडुगति, चौथा भूतपाल, 5वां राष्ट्रपाल, छठा गोविशानक, 7वां दस सिद्धक, 8वां कैवर्त तथा 9वां धनानंद। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धर्म वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है ऑप्शन सी विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को बिरसल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में ढूंढी राज्य ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी।
मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है, देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? इसका सही आंसर है धनानंद। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसने यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है, जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताया है। भद्रसाल उसका सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का? इसका सही आंसर है लकड़ी का। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर है शिवाजी। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है? कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, अशोक का सोपारा शिलालेख? इसका सही आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषास्प ने इस जलाशय के बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनार्त तथा सौराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसका सही आंसर है श्रीलंका। अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग ये अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राजाओं को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 79 है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? इसका सही आंसर है प्राकृत। एक क्वेश्चन 44वीं बीपीएससी में पूछा गया है और एक क्वेश्चन दरोगा में भी पूछा गया है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेख का विभाजन 3 वर्गों में किया जाता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। शिलालेख 14 विभिन्न
लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगोडी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसका सही आंसर है खरोष्टी। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लेसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। क्वेश्चन नंबर 81 है, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। इसका सही आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए। ये 63वीं बीपीएससी में पूछा गया है। अशोक धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है, अपासिनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचिए मादे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दयादान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही उत्तर ई होगा। 82 में है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ये है भाबरू स्तंभ। भाबरू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। पियदसी लाजा मागधम संघम अभिवादेतुनम आहा अपावा धतच। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, अपने शिलालेखों में अशोक सामंता किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति। इसका सही आंसर है बी, प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय, देवनामा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 84 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका सही आंसर है राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 85 है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? इसका सही आंसर है ई, आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय, ये सभी पर था। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 86 है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। ये 7 श्रेणियां हैं दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। क्वेश्चन नंबर 87 है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।
तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें चारों जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरीप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा है। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख भी किया है। क्वेश्चन नंबर 89 है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इसका सही आंसर है इंडिका। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। वह नगर के पदाधिकारियों को स्टीनोमोई कहता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, निम्न में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाया? इसका ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, मेनांडर, बीमा कदफिसेस, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसका सही आंसर है बीमा कदफिसेस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बीमा कदफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 92 है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली? इसका सही आंसर है कुषाणों के समय में। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। पहला है गंधार शैली, दूसरा मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गंधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। क्वेश्चन नंबर 93 है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बहुसंगीति कश्मीर में आयोजित की? इसका सही आंसर है अशोक। सही ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, कालाशोक। इसका सही आंसर है कनिष्क। कनिष्क ने ही चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित करवाई थी। एक क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? इसका सही आंसर है कण्व वंश या कण्व वंश। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। क्वेश्चन नंबर 95 है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। इसका सही आंसर है हाथी गुम्फा लेख के साथ। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? इसका सही आंसर है गुप्त काल। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहाँ के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ।
पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर हुयनसांग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा संपूर्ण महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हरार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र हास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई। ये 65वीं यूपीएससी का क्वेश्चन है। गुप्त काल में बंगाल के ताम्रलिप्ति का एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु किच भड़ौच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याणा तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट, प्रतिहार। इसका सही आंसर है गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उनसे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता को ही सौंप दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 99 है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? इसका सही आंसर है उपज का छठा भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 100 है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? इसका सही आंसर है गुप्त वंश। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का पहल वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। साथियों, हम लोग 100 क्वेश्चन को पार गए हैं। अब मात्र 26 क्वेश्चन बचा हुआ है। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक दबाकर हमें सहयोग कीजिए। यदि वीडियो में कोई दिक्कत लग रहा है या कोई सुधार चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए घंटे के बटन को दबा दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? इसका सही आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। 102 को देखते हैं। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे। सोमिला गुप्त कालीन नाटककार हैं जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोकसभा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर ये माना है, क्योंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 AD श्रीगुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्य काल प्राय 600 BC से 1500 BC से करीब 1000 बाद का है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। 3 था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसका सही आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। वहाँ इस समय कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान, कटक होता हुआ कांजी पहुंचा। अपनी
यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिए। क्वेश्चन नंबर 104 है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। इसका सही आंसर है मथुरा। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। ह्वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापक प्रगति की पुष्टि की है। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजाकर रखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 105 है, कवि बाण निवासी था। ये पाटलिपुत्र का निवासी था। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, तो इसमें से जो उत्तर दिया है उसमें से कोई सही नहीं है। चीनी यात्री इत्सिंग 671 या 672 ईस्वी में जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 693 से 94 के लगभग सुमात्रा होता हुआ चीन लौट गया। क्वेश्चन नंबर 107 है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। 108 है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है कुमारगुप्त। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी से 455 ईस्वी से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। क्वेश्चन नंबर 109 है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जावा सुमात्रा से। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसने नालंदा में एक बौद्ध महाविहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 110 है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? इसका सही आंसर है बालपुत्र देव। सुवर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की। क्वेश्चन नंबर 111 है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। इसका सही आंसर है मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। 112 नंबर क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। इसका सही आंसर है चंदेल। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनवाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 113 है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। इसका सही आंसर है धर्मपाल। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्रीज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? इसका सही आंसर है कदम्ब। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राजाओं के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, संगम युग में
उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसीलिए विख्यात था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वारानम नामों से प्रसिद्ध था। संगम युग में उरैयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 116 है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर है विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल तथा कुलहीन कहा गया है। धोंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। क्वेश्चन नंबर 117 है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं? इसका सही आंसर है चंद्रवरदायी। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय, या जिसे राय पिथौरा भी कहा गया है, के दरबारी कवि चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। क्वेश्चन नंबर 118 है, स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है भास। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम हैं प्रतिज्ञा, यौगंध धारयान, स्वप्नवासदत्ता, उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बालचरित्र, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक एवं चारुदत्त। क्वेश्चन नंबर 119 है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? इसका सही आंसर है कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग है, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की सही जन्म कथा वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 120 है, किराता अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? इसका सही आंसर है भारवी। ये 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी है। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 121 है, उस स्रोत का नाम बतलाया जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। इसका सही आंसर है मिलिंद पन्हो। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यावहारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर है बाणभट्ट। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 123 है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शैव मंदिर राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा प्रथम के काल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 124 है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विशिष्ट वर्णन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 125 है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर है चोल। क्वेश्चन नंबर 126 है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? इसका सही आंसर है गोपुरम। ये 63वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो साथियों, इसी के साथ प्राचीन भारत का सभी क्वेश्चन समाप्त हो गया है। ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
अगले दिन हम लोग इसी श्रृंखला में मध्यकालीन भारत के प्रश्नों को लेकर आएंगे, जो कि 38वीं से लेकर 67वीं बीएससी तक में पूछे गए हैं। तो उसको देखना ना भूलें। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन यदि इस वीडियो को पूरी अंत तक देख लिए हैं तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं इससे 5 से 7 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही मिलेगा, कुछ क्वेश्चन इसके डिस्क्रिप्शन से आपको सॉल्व होंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।